नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य को पढ़ा और अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाओं के अंतर्गत अपभ्रंश और हिंदी को देखा। आज की क्लास में हम अपभ्रंश काव्य को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में काव्य रचना की शुरुआत कब से हुई कहना कठिन है, पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। अपभ्रंश कहाँ पर मिलता है? कालिदास का जो नाटक है विक्रमोर्वशीय, उसके चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं और उसका उदाहरण दिया हुआ है कि एक उदाहरण निम्नलिखित है। कौन सा है वो? तो विक्रमोर्वशीय में उद्धृत छंद कौन सा है? मोरा परहुआ हंस विहंगम, मोरा परहुआ हंस विहंगम, अलिग पव्व सरिय कुरंगम, तुझ कारणे रराणे भमंते, कोण हूँ पुच्छऊ मई रोअंते। बच्चन सिंह लिखते हैं आगे कि ध्वनि पद संघटना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं है। ध्वनि पद संघटना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत नहीं है, अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे परवर्ती मानते हैं। उद्योतन सूर्य के जो कुवलय माला है उसमें 3री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिल जाएंगे, पर 8वीं शताब्दी में तो सिद्धों और जैनियों के प्रमाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि बच्चन सिंह की ध्वनि पद संघटना और तुक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये प्राकृत नहीं है, बल्कि क्या है? अपभ्रंश है। जबकि कुछ विद्वान इसे क्या मानते हैं? कुछ विद्वान इसे प्राकृत ही मानते हैं। उद्योतिन सूर्य क्या कहते हैं कि कुवलय माला में 3री जो शताब्दी से लेकर 8वीं तक के अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिल जाएंगे। किसमें? उद्योतन सूर्य की जो कुवलय माला रचना है उसमें। पर 8वीं शताब्दी में तो सिद्धों और जैनियों के प्रमाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। तो फिर आगे मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अपभ्रंश कहाँ की बोली थी? पश्चिमी भारत की। आभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल हो गया। पश्चिमी भारत की बोली थी कौन सी? अपभ्रंश, और उसमें आभीरों के आने के बाद उकारत्व का बाहुल हो गया। धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई। कौन सी? अपभ्रंश। पर इसकी अधिकांश रचनाएं कहाँ पर होती हैं? राजस्थान, गुजरात और बिहार, बंगाल में पाई जाती हैं। लोगों ने प्रश्न किया है कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा? मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती? मध्य देश में भी ब्रजभाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन से हुए? स्वयंभू। वे कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, जिनका समय क्या था? 780 से 794 का मंत्री रयणा धनंजय मान्यखेट ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट हैं। उसके आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मान्यखेट चले गए थे। कौन? राष्ट्रकूटों के आक्रमण के समय स्वयंभू भी मान्यखेट चले गए थे। राष्ट्रकूट जैन थे। राष्ट्रकूट कौन थे? जैन थे। इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट कौन थे? जैन थे। उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों ने किसे संरक्षण दिया? अपभ्रंश को। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। मध्य में क्या था? प्रतिहारों का राज। कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया। कान्यकुब्जों ने किसको प्रश्रय दिया? कान्यकुब्जों ने संस्कृत को दिया और राष्ट्रकूटों ने अपभ्रंश को। लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, मध्य देश में। किसमें? मध्य देश में अपभ्रंश के भी थे। जैसा स्वयंभू और पुष्पदंत के स्वतः सिद्ध है। स्वयंभू और पुष्पदंत से स्वतः सिद्ध है कि पूरब में पाल राज्य में अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गडेरिया वंश था। पाल वंश कौन सा था? गडेरिया वंश। द्विजातियों की तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहन नहीं दिया।
उसने नहीं दिया। किसने? पालवंशी जो गणरिये थे उन्होंने संस्कृत को प्रोत्साहन नहीं दिया। फिर क्या था कि अपभ्रंश लोकोन्मुखी भाषा थी, उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला, पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही है। किसको है? अपभ्रंश का प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो किसे है? जैनियों को। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। जैनियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। जैन कहाँ थे? पश्चिम में। तो पश्चिमी क्षेत्र का जो व्यापार भी था वो भी जैनियों के हाथ में था। और जैनियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय था व्यापार। तो गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था, वह जैनियों के हाथ में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई, क्योंकि वो व्यापार थे। व्यापार एक जगह से दूसरी जगह जाकर करते हैं। तो जैन जो व्यापारी थे उनके कारण अपभ्रंश क्या हुआ? उत्तर भारत में भी फैल गई। अब बौद्ध साहित्य, बौद्ध सिद्ध साहित्य। सामान्यतः बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी है। कब है? बौद्धों का समय कब से कब तक है? 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका कार्यक्षेत्र क्या है? बंगाल, असम और उड़ीसा, बिहार, पूर्वांचल था। यानी कि जो हमने जैन पढ़े वो कहाँ थे? पश्चिम में थे। और बौद्धों का समय मतलब बौद्धों का जगह कहाँ थी? बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार, यानी कि पूर्वांचल। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र थे। बख्तियार खिलजी द्वारा उन विश्वविद्यालयों को नष्ट किए जाने पर वे इधर उधर बिखर गए। कौन? बौद्ध। किसने विक्रमशिला और तक्षशिला को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। इन बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों की महायान शाखा की अनेक उपशाखाओं में से वज्रयान शाखा से था। बौद्धों का जो वो था संबंध वह किससे था? महायान शाखा की अनेक उपशाखाओं में से कौन सी शाखा थी? वज्रयान शाखा। इसमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते थे, सिद्ध साहित्य भी कहते थे। तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते थे और क्या कहते थे? सिद्ध साहित्य भी कहते थे। सिद्धों की इतनी रचनाएं नहीं मिल पाई हैं कि प्रामाणिक रूप से कुछ कहा जा सके, पर जो कुछ उपलब्ध है उनके आधार पर तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति तथा हिंदी के निर्गुण कवियों पर इनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इधर कुछ विद्वानों ने जोखिम उठाकर तिब्बत, नेपाल जाकर कुछ कृतियों का उद्धार किया। इनके साहित्य के संपादन का कार्य शुभारंभ पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल, सबसे पहले किसने किया? बेंडल ने। बाद में हरप्रसाद शास्त्री ने किया, महामहोपाध्याय हर शास्त्री ने किया। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान और दोहा नाम से सन 1917 में संपादन और प्रकाशन किया। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। सबसे पहले किसने किया था? बेंडल ने। इनकी पांडुलिपियां उन्हें नेपाल में मिली और 1928 में मोहम्मद शहीदुल्लाह ने ले शाह मिस्तोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरहपाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया। प्रबोध चंद्र बागची द्वारा तिलोपा, सरहपा, कण्हपा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से छपवाया। राहुल जी तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ जो ग्रंथ हैं वो लेकर आए। कौन? राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ थे वो लेकर आए। उनके चर्या पदों और दोहों को हिंदी काव्यधारा शीर्षक से संपादित किया। किस नाम से संपादित किया? काव्यधारा के नाम से। किसने? राहुल जी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। इधर बनारस के एक बौद्ध पंडित को कुछ और सिद्ध ग्रंथ मिल गए थे। उन्होंने उनका संपादन अपने हाथ में लिया ही था कि अचानक उनका देहावसान हो गया।
आगे, जिन 84 सिद्धों की जीवनियों और रचनाओं का थोड़ा बहुत पता है, उनमें मुख्य कौन से हैं? सरहपा, सबरपा, लुइपा, दारिकपा, डोम्बिपा, भुसुकपा, टंटिपा, कण्हपा आदि। इनमें भी सरहपा और कण्हपा का ही विशेष महत्व है। इसका सरहपा और कण्हपा का। अतः मुख्यतः इन्हीं की चर्चा की जाएगी। ये सब तांत्रिक बौद्ध हैं। ये सब कौन है? तांत्रिक बौद्ध। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह क्या थी? बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी। पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृतिपरक हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप और सामाजिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी साधना में भौतिकवाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदरन उसे ह्रासोन्मुखी कहते हैं। कैसे कहते हैं? ह्रासोन्मुखी। सारे तंत्रवाद का मूल तत्व देह है, चाहे वह बौद्धों का हो, शैवों का हो या वैष्णवों का हो। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के मतानुसार क्या है कि यदि यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद नहीं तो कम से कम आदि भौतिकवाद तो है ही। कुलाणव तथा ऐसे अन्य तंत्रों में यह भौतिकवाद जबरदस्ती थोपे गए आध्यात्मिक विचारों के कारण कुछ अस्पष्ट हो गया है, किंतु सहजिया लोगों के सरल किसान गीतों में यह मूल भौतिकवाद जीवित रहा। तो यह कथन इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। इस कथन को नोट करिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक इसके विपरीत दामोदरन का कहना है, क्या कहते हैं कि यह सच है कि तंत्रवाद ने वर्गपूर्ण समाज के कृषि कबीलों की बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाया तथा उन्हें आत्मसात कर लिया, किंतु यह दावा करना कि दोनों एक ही थे समूचे ऐतिहासिक संदर्भ को भूल जाना है। कारण यह कि सामाजिक विकास की इन दोनों मंजिलों का अध्ययन, जो एक दूसरी से 2000 वर्षों के काल द्वारा विभाजित थी, यह स्पष्ट कर देता है कि सामंतवाद के अंदर विकसित तांत्रिक संप्रदायों का कृषि उत्पादन से अथवा देखा जाए तो प्राचीन भारत के दार्शनिक भौतिकवाद से कोई संबंध नहीं था। वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी वज्र प्राणी को यक्षों का एक देवता मानते हैं। वज्र इंद्र का आयुध था, उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। वज्र को मणि भी कहते थे, जो ऐश्वर्य का बोधक था। उसका एक नाम अश्मि भी था। यह अमरत्व का साधन था। बाद में वज्र का अर्थ बौद्धों का शून्यवाद हो गया। बुद्ध को वज्र सत्व की संज्ञा मिली। वज्र सत्व को समझना नरात्म्य या निस्वभाव को समझना है। इस नरातम्य या निस्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का आबाधित असामाजिक संभोग है। इसका पौरोहित्य जाति की स्त्री, पौरोहित्य यानी कि नीच जाति की स्त्री कहती है, जिसे भैरवी या योगिनी कहा जाता है। प्रज्ञोपाय स्त्री पुरुष और पंचमकार। पंचमकार कौन से हैं? मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा उसके साधन हैं। साध्य क्या है? महासुखवाद अथवा संभोग की चरम परिणति। जादू, टोना, मंत्र, अभिचार भी इसमें शामिल हैं। इन उपायों से सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्ध साधना चाहे कृषि अनुष्ठान से जुड़ी हुई हो, चाहे कबीलाई जातियों की आदिम प्रथाओं से। यह धर्म का विकारग्रस्त रूप है। इस सिद्धि से व्यक्ति का चाहे जो कल्याण हो, समाज का तो अकल्याण ही होता है। समाज और व्यक्ति का रुख यथार्थ से हटाकर महासुख की ओर मोड़ देना है। पूरे तंत्रवाद पर टिप्पणी करते हुए दामोदरन लिखते हैं क्या कि आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी, यद्यपि निषेधात्मक ढंग से। उसका उदय प्राकृतिक घटनाओं के कारणों को न जान पाने के फलस्वरूप हुआ था, किंतु
मध्य युग में विज्ञान ने मूलतः एक सामाजिक भूमिका अदा की। इसने सामाजिक घटनाक्रम के कारणों से अनभिज्ञ लोगों के विचारों और क्रियाकलापों में जड़ें जमा ली थीं। अब यह विज्ञान को प्रतिस्थापित करने वाली चीज़ नहीं रह गई थी, उल्टे इसने विज्ञान की प्रगति के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। ग्राम समुदाय के गत्यवरोध और आर्थिक पिछड़ेपन को और मजबूत बनाते हुए उसमें सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया और जनता जो वैज्ञानिक ज्ञान से अनभिज्ञ थी, आधिकारिक यथार्थ से भागने लगी और जादू टोना तथा मंत्रतंत्र की शरण ढूंढने लगी। अब यह माना जाने लगा कि मनुष्य जो कुछ स्वयं नहीं कर सकता उसे करने की क्षमता आध्यात्मिक शक्तियों में है। भारत में तंत्रवाद की यही पृष्ठभूमि है। भुवनेश्वर, पुरी और खजुराहो के मंदिर कला की दृष्टि से कितने भी महान क्यों न हों, इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब हैं। मेन शब्द क्या है कि भुवनेश्वर, पुरी और खजुराहो के मंदिर कला की दृष्टि से कितने भी महान क्यों ना हों, लेकिन इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब हैं। इसीलिए नाथों ने महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किया। महासुखवाद के विरुद्ध क्या किया उन्होंने? योग का समर्थन किया। पर इन सिद्धियों की एक सामाजिक भूमिका भी थी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण धर्म अपने को जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किए हुए था, सिद्धों ने अपने सिद्ध बल से उसका मूर्ति भंजन किया। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध वे तनकर खड़े हो गए। हम तुमसे घटकर नहीं हैं, चमत्कार में कुछ बीस ही पड़ेंगे। नीच कहीं जाने वाली स्त्रियों को उन्होंने भैरवी या योगिनी का दर्जा दिया। किंतु जहाँ तक सिद्ध जाति पाति की प्रथा, ऊंच नीच का भेद, शास्त्र विजड़ित तत्ववाद और बाह्यडंबर का विरोध करते हैं, वहाँ तक उनकी भूमिका निसंदेह प्रगतिशील है। वे अत्यंत तीखे और दो टूक ढंग से उनका खंडन करते थे। बाद में खंडन का यह स्वर कबीर में और भी जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित हुआ। इन सिद्धों में सभी जाति के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, और कौन था? शूद्र भी। सिद्धों की बिरादरी में दाखिल होकर जाति भेद स्वयमेव नष्ट हो जाता था। संख्या में शूद्र अधिक थे। कोई कारीगर था, कोई खेतिहर मछुआरा, कोई तेल निकालता था तो कोई भांडे गढ़ता था। इस समय की सामंती व्यवस्था में खेती का काम शूद्रों के हाथ में आ गया था। भूमि से जुड़कर पहले की हीन भावना कम हुई। उच्च जातियों के विरोध में खड़े होने में उन्हें बल मिला। सिद्धों ने अपने लिए जो नाम चुने हैं वे द्विजातियों को मुंह चढ़ाते हैं। सबीरीपा, चमरीपा, कुक्कुरीपा, डोम्बिपा आदि ऐसे ही नाम हैं। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे सरहपा से।